नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 3 में। इस क्लास में साथियों, जैसा कि हमने पिछले 2 क्लासों में मतलब 40 प्रश्नों गेस कर लिए हैं करा दिया आप सभी को फिजिक्स का। ठीक है, आज की क्लास में साथियों हम 20 प्लस प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, और एक और क्लास होगी जिसमें साथियों आपका फिजिक्स का गेस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कुल समाप्त हो जाएगा। फिर साथियों फिर जाके आप सभी का 5 अंक के प्रश्न का साथियों एक वीडियो आएगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से साथियों आप पहले आप सभी जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, देखिएगा पहला नंबर क्या प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न हुआ कि लेंस के आवर्धन आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखिए। ठीक है, आवर्धन देखिए, आवर्धन को रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है आवर्धन क्या है साथियों, एक रेखीय आवर्धन है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता एक साथियों क्या है, एक एक साथियों कोणीय आवर्धन है। ठीक है साथियों, कोणीय आवर्धन है। ठीक है साथियों, कोणीय आवर्धन। और देखिए, और जो आवर्धन जो क्षमता आवर्धन का जो साथियों सूत्र होता है लिख दीजिएगा, v बाई क्या होता है, यू होता है। लेकिन इसका जो सूत्र होता है साथियों डी बाई यू होता है। ठीक है साथियों, इसका यदि v का मान यदि हम बढ़ाएंगे ना साथियों, तो v का मान बढ़ाया जाता है तो आवर्धन क्या होता है साथियों, रैखिक आवर्धन बढ़ता है। लेकिन इसमें से यदि v का मान बढ़ाएंगे मतलब u का मान साथियों बढ़ाएंगे तो इसमें साथियों क्या होगा, घटेगा। ठीक है, v का मान बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा घटेगा। को आवर्धन क्षमता क्या हो जाए साथियों, घटे। इसका जो मान होता है साथियों आवर्धन का मान कितना होता है, तो कहीं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। और जो आवर्धन क्षमता का जो मान होता है साथियों कितना होता है, तो लीजिएगा डी बाई एफ से ए प्लस में 1/df के बीच होता है। ठीक है साथियों, इतना लिख दीजिएगा इसका आवर्धन मतलब साथियों दोनों में अंतर। यहीं पर साथियों हमने लिखा है आप सभी के लिए कि यह क्या है साथियों, यह रेखीय आवर्धन है। ये साथियों क्या है, कोणीय आवर्धन है। ये साथियों इसका जो सूत्र आप जानते हैं m बराबर v बाई यू होता है, और इसका जो सूत्र होता है d बाई यू होता है। ठीक है, इसमें साथियों v का मान यदि हम बढ़ाएंगे ना तो रैखिक आवर्धन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यदि इसमें v का मान बढ़ाएगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा साथियों, आवर्धन क्षमता घट जाएगा। इसका मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका मान साथियों डी बाई एफ से प्लस डी बाई एफ के बीच होता है। ठीक है, यदि एग्जाम में साथियों आपसे पूछ लिया जाए तो आप दोनों आंसर इसका साथियों आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है साथियों कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है साथियों, एग्जाम में यह साथियों प्रश्न पूछा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखना होगा, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन सकता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों, नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। इसमें साथियों नेत्र जो होते हैं अपने आप साथियों फोकस दूरी में अपना परिवर्तन करके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, वही क्या कर लेते हैं, समझने क्षमता कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने बताया वह भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर जो हमने लिखा वह भी लिख सकते हैं कि आँख का जब सिलियरी मांसपेशिया का लचक कम हो जाए, मतलब वैसा तो लचीला कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रेटिना का सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। मतलब रेटिना पर साथियों जो रेटिना होता है उस पर सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है जिसके कारण वस्तु साफ पता नहीं दिखाई देती, मतलब जिसके कारण साथियों हम किसी वस्तु को साफ नहीं देख। यह साथियों जो लिखा गया यह थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, लेकिन जो साथियों हमने बोला वो आपको साथियों लिख देना होगा। तो आँख द्वारा सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नेत्र की समझने क्षमता क्या कहलाती है, समझने क्षमता कहलाती है। ठीक है, आँख द्वारा किसी वस्तु का सही रूप से प्रतिबिंब प्राप्त करने की क्षमता ही क्या कहते हैं, नेत्र की समझने क्षमता कहलाती है। इतना लिख दे। देखिए इतना सब बताने के बाद यहाँ पर साथियों मुख्य बात लिखा गया है, इतना केवल मुख्य बात हमने लिखा है। ठीक है साथियों, एग्जाम में साथियों जितना कहेगा प्रश्न उतना ही आंसर देते हो, उतना से बेसी नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर बेसी नंबर नहीं देगा आप सभी को। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्यों समझाया था, देखिए मान चलिए साथियों क्या है, प्रिज्म। इस प्रिज्म से जब प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो जानते हैं कि जब प्रकाश किरण जो विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाए, सूख जाती है। तो यहाँ से साथियों ये यहाँ से जब प्रिज्म के ऊपर जाएगी ना तो ये 7 रंगों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 7 रंगों में क्या हो जाए साथियों, विभक्त हो जाएगी 7 रंगों में बन जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं साथियों, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यहाँ पर साथियों अगर पर्दा रखेंगे तो 7 रंगों की क्या हो जाएगी साथियों, रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाएगी। एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाएगी, जानते हैं लाल बैंगनी बेजानी हपले वाला इसका ट्रिक होता है। ठीक है साथियों, यानी लिखते हैं जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से
होकर गुजरता है तो ये श्वेत प्रकाश विभिन्न 7 रंगों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब टूट जाना। इसी घटना को क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। याद हो गया आप सभी को। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है तो साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 3 चरण होते हैं, एक बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है साथियों, आंतरिक इंद्रधनुष होता है। आंतरिक इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, और जो बाहरी इंद्रधनुष होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है साथियों, यह क्या होता है, कम चमकीला, सॉरी साथी, यह ज़्यादा चमकीला होता है, यह ज़्यादा चमकीला होता है। और जबकि द्वितीय जो इंद्रधनुष होता है यह कम चमकीला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कम चमकीला होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 बात तो लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं साथियों। प्रकाश मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर ये क्या है, आंतरिक इंद्रधनुष को साथियों प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, और बाहरी इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए क्या जाती है, प्रकाश 3 चरणों में क्या हो जाए साथियों, गुजरता है। यह साथियों 4 चरणों में होकर गुजरता है। ठीक है, 4 चरणों में क्या गुजरता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, तीव्र चमकीला मतलब ज़्यादा चमकीला होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, फीका होता है मतलब कम चमकीला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के ऊपर रखे, मतलब मान चलिए साथियों क्या उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का यह क्या है साथियों, ये मुख्य अक्ष से कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या कहा जाता है, ऊपर रखे तो बिंदु का उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की दिखाने के लिए वाला किरण अरे खींचे। यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर है। देखिए इसका कहने का, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर चित्र इसका बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रुझे हम चित्र इसका बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संतों क्या एक उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका ये संतों क्या मुख्य अक्ष है। ठीक है, कहिए बिल्कुल ही है। यहाँ पर संतों क्या इसका फोकस दूरी हम मान लीजिए यहाँ क्या है F1, यहाँ फोकस दूरी आप जानते हैं F2। यहाँ से साथियों कह रहा है कि जो यहाँ पर साथियों लेंस से 3 गुनी दूरी पर, मतलब फोकस से 3 गुनी दूरी पर क्या है वस्तु रखी, मतलब यहाँ पर मान लीजिए क्या है 2 गुनी हुआ, यहाँ पर क्या होगा 3 गुनी, मतलब यहाँ पर कोई क्या रखा है, वस्तु रखा है। ठीक है, यहाँ से इसका क्या वस्तु रख दिया है तो इसका हम बनाएंगे प्रतिबिंब। यहाँ से जब साथियों जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, यानी साथियों यहाँ से दूसरे के फोकस लेगा जब मुड़ जाएगा, और एक साथियों यहाँ प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर साथियों इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यही साथियों हमें क्या किरण आरेख बनाना था। ठीक है, बना दीजिएगा ना एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा, केवल यही चित्र बना देना, इसके 2-4 लाइन लिख देना है। ठीक है साथियों, समझ गए, देखिएगा। यही साथियों हमने चित्र यहाँ पर बना दिया है। चित्र देख लीजिए, यहीं बने थे ये फिर 3 मतलब 3 गुना दूरी पर हमने रखा है साथियों। इसके बारे में हमने लिख दिया है कि लेंस जो है प्रकाशीय केंद्र से फोकस दूरी के तक की दूरी क्या है साथियों, एफ है। देखिए यहाँ से इसकी दूरी क्या हम एफ माने हैं, जिसके 3 गुनी दूरी पर ए बी एक वस्तु रखें। यहाँ पर देखिए एक वस्तु है ए बी 3 गुनी दूरी पर, यहाँ पर 3 है। प्रतिबिंब आई प्राप्त हो रहा है, फोकस आई फोकस एफ पर बनता है। ठीक है, मतलब मुख्य फोकस पर क्या, मुख्य फोकस के आगे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, यही आपको क्या करना है साथियों, लिख देना है। अब देखिए आगे है साथियों प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड किस पदार्थ का होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो क्रोड होता है साथियों कांच का बना होता है, क्रोड कांच का बना होता है। ठीक है, कांच की क्रोड किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है, याद रखिए। यह साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना होती है साथियों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की उस घटना पर क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। यानी लिख दीजिएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, मतलब जो प्रकाश तंतु इसको कहा जाता है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड कांच का क्या होता है साथियों, बना होता है, या क्वार्ट्ज का बना होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल जी। अब देखिए साथियों अगला नंबर प्रश्न आता है कि माध्यम के आवर्धन अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। देखिए मान के चलिए प्रकाश ये की किरण है। ठीक है साथियों, प्रकाश की किरण है। ठीक है, यह प्रकाश के साथियों क्या है, देखिए यहाँ पर कोई माध्यम मान लिया। ठीक, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से मान के चलिए क्या एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है साथियों, यह प्रकाश की किरण का है निर्वात में, निर्वात बोले तो सी में,
यहाँ से साथियों निर्वात में चलते हुए इस माध्यम में क्या ये प्रवेश की, ठीक है। तो इस माध्यम में इसका जो वेग होगा साथियों क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर माध्यम बदल जा रहा है, माध्यम बदलेगा तो वेग भी क्या हो जाएगा साथियों, बदल जाएगा, ठीक है। यानी देखिए इसको हम लिख देंगे, तो इसको साथियों हम लिख सकते हैं साथियों कि निर्वात में प्रकाश की वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के साथियों अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। नहीं, सी मतलब प्रकाश का वेग किसी निर्वात में, और सी एम मतलब मीडियम, किसी मीडियम में, ठीक है। इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं अपवर्तनांक को, या साइन आई बाई साइन आर को ही का अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है स्नेल के नियमानुसार, ठीक है साथियों। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है, लिख दीजिए साथियों, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग अनुपात को ही क्या कहा जाता है, को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तनांक कहा जाता है, याद रहेगा क्या कहा जाता है साथियों, अपवर्तनांक कहा जाता है। यहाँ पर साथियों हमने सूत्र लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर साथियों हमने सूत्र लिख दिया है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर पदार्थ लिखे हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक आपको याद रखें, वायु का कितना 1.003 और कांच का कितना होता है 1.3 और एल्कोहल का 1.34, हीरा का 2.4 हीरा के साथ प्रश्न पूछा जाता है, क्वार्ट्ज का भी पूछा और जल का और कांच का भी पूछा जाता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप सभी। अब देखिएगा आगे साथियों क्या है, आगे क्या है साथियों, तरंगार। तरंगार किसे कहा जाता है साथियों, तो देखिए यह प्रश्न आपसे एग्जाम में दो तरीके से पूछे, तरंगार की परिभाषा दे, ठीक है, यह अथवा में और किस तरह से पूछे, स्रोत के आकार के आधार पर तरंगार कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनके नाम को लिखे। तो देखिए अगर हम तरंगार कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिए 3 प्रकार के तरंगार होते हैं, गोलीय तरंगार, गोलीय तरंगार साथियों, बेलनाकार तरंगार, बेलनाकार तरंगार और क्या होता है, एक समतल तरंगार होता है, ठीक है। समतल तरंगार होता है, कहिए बिल्कुल। तरंगार क्या कहते हैं, तो वे काल्पनिक, वे मैंने किसी प्रकाश को, मतलब कोई मान चलिए कोई प्रकाश है, ठीक है, वह साथियों प्रकाश को साथियों किसी काल्पनिक रेखा द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शा रहे हैं। और वह काल्पनिक रेखा सभी जो साथियों उसमें जो प्रकाश का है, डी बोले तरंग के अनुसार प्रकाश का एक कण है, तो जो प्रकाश के कण है समान कला में क्या करें साथियों, कंपन करें उस काल्पनिक पृष्ठ में, तो इसी को क्या कहा जाएगा साथियों, तरंगार कहा जाता है, इसी का कहा जाता है तरंगार कहा जाता है, याद रहे आप सभी को। यानी लिखेंगे साथियों, किसी माध्यम की में खींचा गया वह काल्पनिक, वह पृष्ठ जिसमें मतलब पृष्ठ खींचेंगे, यानी काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, उस माध्यम में सभी कण समान कला में क्या कंपन करें, ठीक है, समान कला में कंपन करें, उस पृष्ठ को ही क्या कहा जाता है साथियों, तरंगार कहा जाता है। आकार के अनुसार तरंगार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है साथियों, हमने आपको बताया कौन कौन से तरंगार, गोलीय तरंगार, बेलनाकार तरंगार और क्या समतल तरंगार साथियों हमने बताया आप सभी को, ठीक है साथियों। अब देखिए व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न जो साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यतिकरण क्या होता है। तो मान के चलिए साथियों दो प्रकाश के स्रोत है, इन दोनों प्रकाश के स्रोतों को साथियों एक दूसरे पर मिला दे रहे, मतलब अध्यारोपित कर दे रहे, तो इनकी जो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता साथियों बदल जाएगी, और तीव्रता बदल जाएगी, इसी घटना को क्या कहते हैं साथियों, व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एगो विनाशी व्यतिकरण, एगो क्या होता है साथियों, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण होता है। लिख देंगे साथियों, जब प्रकाश दो तरंग स्रोत आपस में मिलती है, जब प्रकाश के दो तरंग स्रोत, जब प्रकाश के दो तरंग स्रोत आपस में मिलती है, तो मिलने के बाद तीव्रता क्या हो जाती है साथियों, बदल जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है, ठीक है, व्यतिकरण कहा जाता है। यदि साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि समपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त लिखे, तो पहला लिख दीजिए साथियों कि स्रोत का काला संबंध क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए, काला संबंध, तो जो दोनों जो प्रकाश स्रोत है साथियों उनका क्या होना चाहिए, काला संबंध होना चाहिए, ठीक है। और जो पथांतर और जो व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है साथियों, एल लेमडा क्या होना चाहिए, एल लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है, एल लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए प्रकाश गया किसी तीखे तिरछे मूल, प्रकाश गया साथियों कोई अवरोधक है या तीखे कोण से मूलने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। विवर्तन कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा 2 प्रकार के विवर्तन होते हैं जी, ठीक है। तो जब प्रकाश तरंगे किसी अवरोधक या छिद्र के किनारे से मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, ठीक है, विवर्तन कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जाता है साथियों, व्यतिकरण और
और विवर्तन में अंतर लिखें। ठीक है साथियों, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिख रहे हैं तो पहले तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, यदि आप इसका अंतर में लिखना है तो पहले आपको क्या लिखना है साथियों कि इसके लिए जो तरंग होते हैं साथियों, तरंग दो स्रोत होते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों व्यतिकरण में दो तरंग स्रोत होते हैं और दोनों को क्या करते हैं साथियों, अध्यारोपित करते हैं। ठीक है, यानी पहले का लिख दीजिए, इसमें अध्यारोपित भी किया जाता है, इसमें दो स्रोत होते हैं और इसमें विवर्तन में केवल एक ही स्रोत, एक ही क्या है साथियों, प्रकाश तरंग होते हैं, क्योंकि यही प्रकाश तरंग किसी तीखे कोण से क्या होता है, मुड़ता है। और दूसरा का लिख दीजिए, यह इसमें जो होता है प्रकाश तरंग वो किसी तीखे कोण से मुड़ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा का इसमें एक तरंग दूसरे तरंग पर क्या होता है, अध्यारोपित होता है। इसमें एक एक तरंग की किनारे से क्या हो जाता है साथियों, मुड़ जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा कोई बिल्कुल। अब देखिए साथियों अगला लिख देना है कि इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है साथियों समान होती है, लेकिन इसमें फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है। नहीं, देखिए पहला आपको क्या लिखना है तो साथियों देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए विवर्तन, यहाँ पर साथियों व्यतिकरण लिखते हैं, यहाँ पर साथियों विवर्तन लिखते हैं। यहाँ पर अंतर ऐसे पूछ लिया जाता है, लिख देना है इसमें दो तरंगे होती है, इसमें केवल एक तरंगे होती है। इसमें साथियों दोनों तरंगों को अध्यारोपित किया जाता है। इसमें इसमें जो होते हैं प्रकाश तरंग क्या होते हैं तीखे कोण से मुड़ जाए। इसमें फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है समान होती है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, ये तीनों बातें आपको लिख देना है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखिए साथियों प्रकाशीय यंत्र की विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता को परिभाषित कर। तो देखिए प्रकाशीय यंत्र की विभेदन विभेदन क्षमता क्या होती है। तो देखिए मान के चलिए कोई भी प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, कोई भी प्रकाशीय का यंत्र है। ठीक है, प्रकाशीय यंत्र है, वह साथियों कोई दो गो वस्तु रखी है, दो गो वस्तु रखी है, दोनों वस्तु क्या पास पास रखी हुई है। तीन पास पास रखी हुई वस्तु का वो जो प्रकाशीय यंत्र है वो क्या बना रहा है साथियों, अच्छा से एकदम स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बना दे रहा है। मतलब दोनों वस्तु का फोटो यदि हम देखते हैं तो लगता है कि दोनों वस्तु क्या अलग अलग रखा गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, विभेदन क्षमता। जब यही साथियों प्रतिबिंब, यही जो दो पास पास रखी वस्तु को यदि हम सरल सूक्ष्मदर्शी देखें, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दोनों वस्तु अगर साफ साफ मतलब जो दोनों वस्तु की जो बीच की दूरी है अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है तो इसी का कहते हैं विभेदन। विभेदन साथियों क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, विभेदन सीमा। ठीक है, क्षमता समझ में आ गया। यानी प्रकाशीय यंत्र का वह क्षमता जिसमें दो पास पास रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, मतलब दोनों पास पास रखे उनका स्पष्ट प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है, विभेदन क्षमता। ठीक है, अब वही सूक्ष्मदर्शी से उनकी दूरी देखेंगे तो वह विभेदन सीमा हो जाएगी। ठीक है, दो 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 वस्तुओं का बीच बीच वह न्यूनतम दूरी जिसमें दो वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग दिखाई देता है उसे प्रकाशीय विभेदन सीमा कहता है। ठीक है, विभेदन सीमा कहते हैं साथियों, समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है साथियों, बूस्टर का बूस्टर का प्रकाश के ध्रुवण का नियम नियम लिखे थे। देखिए बूस्टर ने बताया कि म्यू बराबर 10 IP को ही क्या कहा जाता है, बूस्टर का नियम कहा जाता है, इतना लिख देना है। ठीक है, म्यू बराबर 10 IP बूस्टर का नियम होता है। ठीक है, उन्हें लिखेंगे साथियों कि बूस्टर का नियम पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिस माध्यम में क्या प्रकाश जो चलता है देख सकते हैं वह का अपवर्तनांक उस संगत ध्रुवण कोण के स्पर्श जाए क्या होता है साथियों, बराबर होता है। और दो ध्रुवण कोण है IP। ठीक है, ध्रुवण कोण IP है और इसके क्या होता है, स्पर्श जाए के बराबर। स्पर्श जाए बोले तो क्या 10 और स्पर्श जाए बोले तो साथियों 10 को हिंदी में स्पर्श जाए बोलते हैं। म्यू बराबर 10 भी वही क्या कहा जाता है, म्यू बराबर 10 IP को कहा जाता है, बूस्टर का नियम कहा जाता है, लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमने बता दिया है क्या है म्यू का अपवर्तनांक। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य तरंग को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है उसको ध्रुवित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है साथियों वो कण एक स्थिर तल के कंपन करती है। ठीक है, स्थिर तल में कंपन करती है, इसलिए साथियों उसको क्या किया जा सकता है, ध्रुवित नहीं किया जाता है, इसलिए यह ध्रुवित नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्रुवित नहीं मतलब क्या एग्जाम में लिखेगा कि अनुदैर्घ्य तरंग जो स्थिर अनुदैर्घ्य तरंग के जो कण होते हैं एक स्थिर तल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, इसी कारण उसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, इसी कारण उसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसी कारण इसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला क्या है साथियों कि पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो देखिए पोलराइड क्या है साथियों, तो यह एक ऐसी युक्ति है साथियों हो जिसके द्वारा क्या जो अध्रुवित प्रकाश से इसको ध्रुवित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश को क्या कहा जाता है साथियों, ध्रुवित किया जाता है वही क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है। नहीं, लिख दीजिएगा वह उपकरण जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पोलराइड कहा जाता है। जैसे पोलराइड कहा जाता है जैसे निकोल प्रिज्म हो गया, टर्मेलिक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, निकोल प्रिज्म टर्मेलिक क्रिस्टल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाए। इसको साथियों
इसका उपयोग यदि पूछे तो पहला उपयोग यही लिख दीजिए, ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने में। और जो साथियों जो धूप है, चमकीला चमकीला चकाचौंध है, उससे साथियों क्या इसको बचाने के लिए, ठीक है, उससे साथियों का कम करने मतलब वही बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पोलराइड का। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह किसे कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह किसे कहा जाता है? तो देखिए, मान लीजिए साथियों क्या है, कोई धातु की यह सतह है, ठीक है, ये धातु की सतह पर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, और धातु में क्या पाए जाते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब प्रकाश पड़ता है तो साथियों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उस धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, उस धातु की सतह से क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये बाहर निकल जाते हैं तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, समझ में आ गया। मतलब किसी धातु के सतह से प्रकाश फैलने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो वह भौतिक घटना जिसमें किसी धातु के सतह पर आपतित प्रकाश होने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसी का प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमने सूत्र भी दिखा दिया। और साथियों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हटराज ने पहले बताया था, लेकिन हटराज ने पूरा बढ़िया से नहीं बताया था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने पूरा बढ़िया से बता दिया 1905 में। ठीक है, अब देखिए दहली आवृत्ति क्या है, तो कहिए जो साथियों ये धातु की सतह, इससे साथियों क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कहिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो साथियों न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, वही क्या कहलाएगी, दहली आवृत्ति कहलाएगी। सॉरी साथियों, जो न्यूनतम आवृत्ति होगी साथियों, ऊर्जा नहीं, जो न्यूनतम आवृत्ति होगी वह आवृत्ति ही क्या कहलाएगी, दहली आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश जिससे किसी धातु की सतह पर होता है, आपतित हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। ठीक है, अब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो साथियों धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनवा निकल रहा है, उसी इलेक्ट्रॉनवा का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अगला है साथियों डी बोलोगी तरंग क्या है, तो देखिए डी बोलोगी तरंग ने क्या बताया, डी बोलोगी तरंग तरंग क्या है, इसके लिए तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखे। तो देखिए डी बोलोगी तरंग ने बताया साथियों कि जो प्रकाश है वो एक तरंग है, एक कण है, इन्होंने क्या प्रकाश से कभी तरंग की तरह कार्य करता है, कभी कण की तरह कार्य करता है, इसे क्या कहा है, डी बोलोगी तरंग कहा जाता है। ठीक है, और साथियों अनुद इसका क्या लिखना है, तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखना है। तो इन्होंने बताया साथियों जो तरंग दैर्घ्य होता है वह क्या होता है, संवेग के समानुपाती, यानी तरंग दैर्घ्य में लेमडा समानुपाती चिन्ह यहाँ पर हटेगा तो क्या आ जाएगा, एच बटे में क्या आ जाएगा, पी का जो सूत्र होता है साथियों क्या हो जाता है, एच बटे में पी का सूत्र होता है एम बी, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है साथियों, यही साथियों क्या होता है, इसका व्यंजक होता है। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं साथियों कि डी बोलोगी तरंग 1924 में यह प्रमाणित किया कि एक गतिमान कण कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, गतिमान कण तरंग जुड़ा होता है, इसी डी बोलोगी तरंग, मतलब जो गतिमान कण है वह तरंग के रूप में जुड़ा रहता है, उसे डी बोलोगी तरंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों हमने सूत्र भी सिद्ध कर दिया है। और एच क्या है साथियों, तो प्लैंक नियतांक के साथियों मान पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिए 6.63 गुणा 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखिए साथियों रिडबर्ग नियतांक क्या है, यह साथियों प्रश्न पूछा गया 2024 में। तो देखिए रिडबर्ग नियतांक कुछ नहीं होता है। ठीक है, यह साथियों एक परमाणविक स्पेक्ट्रम को व्यक्त करने के लिए क्या है साथियों, एक नियतांक, उसे रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है। इतना लिख दीजिए, परमाणविक स्पेक्ट्रम को व्यक्त करने के लिए एक नियतांक रिडबर्ग नाम वैज्ञानिक ने दिया था, उसी का रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो स्विस कौन देश है साथियों, स्वीडस के वैज्ञानिक रिडबर्ग ने परमाणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए एक नियतांक दिया जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। रिडबर्ग नियतांक के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या साथियों की जाती है। इसका मात्रक क्या होता है साथियों, इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक यहाँ पर सूत्र है साथियों। और साथियों रिडबर्ग नियतांक का जो मान होता है 1.097 गुणा 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए साथियों, अब एग्जाम में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अल्फा कण के गुणों को लिखे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फा कण के 2 गुण लिखे, अल्फा कण के 3 गुण, चाहे कई गुण आपको पूछ लिया जाता है, तो आप कैसे लिखिएगा अल्फा कण के साथ गुण। तो देखिए अल्फा कण क्या है साथियों, एक धनावेशित कण होता है। ठीक है,
अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित। धनावेशित है तो साथियों विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा साथियों, विक्षेपित होगा, मतलब प्रभावित होगा। ठीक है, ये साथियों फोटो इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, और ये शक्तिशाली आयनीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, ये सबसे ज़्यादा आयनीकरण इसका क्षमता अधिक होता है और इसका विभेदन क्षमता सबसे कम होता है। इसकी गति अन्य कणों की अपेक्षा क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, यदि साथियों यहीं से आपको साथियों बीटा किरण के साथ पूछ ले तो बीटा क्या होता है, तो बीटा एक ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक है तो यह भी विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा, प्रभावित होगा। यह भी साथियों जो फोटोग्राफी प्लेट है इनको भी यह प्रभावित करता है। यह जो होते हैं साथियों, जो अल्फा कण से कम आयनीकरण क्षमता दिखाते हैं। ठीक है, इनका जो वेग होता है अल्फा कण की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और ये गामा कण से पूछ जाए तो गामा कण क्या होते हैं, तो उदासीन कण होते हैं। यह विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। या फोटो इलेक्ट्रॉन या भी फोटोग्राफी को क्या करता है साथियों, प्रभावित करते हैं। इनका आयनीकरण क्षमता नहीं होता है, मतलब न के बराबर। इनका विभेदन क्षमता जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, यहीं पर हमने सब अल्फा का लिखा है। यहाँ पर साथियों पढ़ लीजिए, बीटा का भी हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे प्रश्न आता है साथियों कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या लिखे, अंतर लिखे। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है साथियों कि जो एक बड़ा नाभिक होता है साथियों, ये बड़ा नाभिक क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। यही क्या नाभिकीय विखंडन, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय विखंडन में साथियों ऊर्जा का निर्माण, जो नाभिकीय विखंडन होता है साथियों, इसमें जो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन नाभिकीय संलयन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, लिख दीजिए कहीं बिल्कुल। इस क्रिया में भारी परमाणु दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाता है। इस क्रिया में समस्त परमाणु जो होता है अल्फा बीटा गामा में उत्सर्जित हो जाते हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होते हैं, आप जानते हैं। देखिए इस क्रिया में नए तरह का तत्व नहीं बनता है, और इस क्रिया में नए तरह का तत्व क्या तत्व बनता है। यह क्रिया बहुत क्या विकिरण उत्पन्न होती है। इसमें विकिरण है, इसमें 3 तरह के विकिरण उत्पन्न है, अल्फा बीटा गामा, यूरेनियम पोलेनियम आदि। इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में रेडियम पोलेनियम आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है। ठीक है इतना था साथियों आज की क्लास। आज क्लास इतना ही रखते हैं साथियों। अगले क्लास में साथियों, अगला क्लास जो होगा गेस प्रश्न का अंतिम क्लास होगा। ठीक है, अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो साथियों सभी मित्रों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।